तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक नया क्लास, एक नया सब्जेक्ट, क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी है। और आपके हिंदी बुक का नाम है दिगंत भाग 1। और टोटल इसमें जो चैप्टर हैं, तो चैप्टर की हम बात कर लें तो आपका गद्य खंड के अंतर्गत आ रहा है 12 चैप्टर, और काव्य खंड के अंतर्गत भी आपका 12 चैप्टर है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th पढ़े होंगे इसके पहले, तो क्लास 10th में गद्य खंड यानी कहानी वाला जो सेक्शन था उसमें 12 गो पाठ होगा, और कविता वाला सेक्शन भी कितना था, 12 ही था। इसमें भी सेम उसी प्रोसेस से है कि 12 कहानी पढ़ना है और 12 कविता पढ़नी है। 3 ठो प्रतिपूर्ति दिया है, मतलब कि कहानी ही है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपका गद्य खंड और काव्य खंड यानी कि पद खंड है। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके गद्य खंड और काव्य खंड से ही पूछे जाएंगे। तो इसमें हम लोग पहले गद्य खंड को लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन देते हुए इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना, और पार्ट वाइज इसे पढ़ा जाएगा। जैसे कि गद्य खंड में पहला चैप्टर है पूस की रात, और उसके लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद्र जी। उनका नाम क्या है जी, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनका ये पिक्चर है, यही है इस पाठ के लेखक जिनका नाम है मुंशी प्रेमचंद्र। दिखाई दे रहा है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इनका परिचय। हर चैप्टर में आप 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th हो 10th हो, कि सबसे पहले लेखक या कवि का परिचय पढ़ा जाता है। तो इसमें भी हम पहले मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या पढ़ने वाले हैं, तो परिचय पढ़ने वाले हैं। परिचय में दिया हुआ है सबसे पहले इनका जन्म, कि इनका जन्म जो हुआ है वो 31 जुलाई 1880 ईस्वी को हुआ था। यानी कि अभी आज कितना तारीख हो रहा है, तो आज है 10 जुलाई 2021 है। और इनका भी जुलाई महीने के लास्ट तारीख को यानी कि 31 जुलाई को 1880 ईस्वी में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। निधन मतलब होता है मृत्यु। तो इनकी मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान की अगर हम बात कर लें तो इनका जन्म स्थान है ग्राम लमही। गांव का नाम क्या है, लमही। और ये वाराणसी, उसे बनारस या काशी भी कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ है जिला। और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये जितने भी टॉपिक हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, खास करके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये जो बुक है, आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से, सभी में इसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ एक है आप लोगों के लिए कि जब आगे चलकर इंटर जब आप लोग पास कर लेंगे 12th, तो आप कभी भी बिहार पुलिस का अगर एग्ज़ाम देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार पुलिस के जो सिलेबस है उसमें टोटल 11th का हिंदी पढ़ना है। टोटल 11th का हिंदी पढ़ना है आपको। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं ना, तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद रहेगा। एकदम हूबहू यही आपका सिलेबस मिलेगा। आप कभी भी जाके सर्च कर सकते हैं गूगल पे बिहार पुलिस सिलेबस, तो उसमें आएगा पहला ही चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, पूस की रात। ऐसे ही लाइन बाय लाइन इसी चैप्टर को सब पढ़ना है। तो ये फ्यूचर ये काफ़ी मतलब आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो बस यही इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, ये सब याद रखना पड़ता है। फिर अगर हम बात कर लें इनके मूल नाम का अर्थ हो गया कि मतलब गांव में इनके जन्म के स्टार्टिंग में इनका नाम प्रेमचंद्र नहीं था। गांव में इनका नाम क्या था, धनपत राय। याद रखना है कि इनका मूल नाम क्या था जी, धनपत राय। आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से। और माता पिता, तो माता का नाम है आनंदी देवी और पिता का नाम है मुंशी अजायब राय, मुंशी अजायब राय। शिक्षा की बात कर लें तो 1910 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, इंटर किया था। और 1919 ईस्वी में ये क्या किए थे, बीए किए थे। अगर ध्यान से आप लोग सोचिए तो 1880 में इनका जन्म हुआ था और 1910 में जाकर इंटर किए थे। यानी कितना साल लग गया, 30 साल उनको लग गया क्या करने में, इंटर करने में। और आप लोग जो इंटर कर रहे हैं, शायद आप लोग का एज 15 से 16 साल 17 साल यही होगा। अब सोचिए कि आखिर इनका 30 साल में इंटर किए थे तो क्या कंडीशन था, थोड़ा मैं बता देता हूँ इनके बारे में।
हुआ यूँ कि इनका जन्म हुआ तो इनकी माँ इनके जन्म से कुछ समय बाद ही मर गई। तो फिर इनके पिताजी ने दूसरी शादी की। तो आपको ये पता है कि सौतेली माँ सौतेली ही होती है, वो कभी भी मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाती है कि ये मेरा लड़का है, और वो अपने संतान की तरह वो उसे प्यार नहीं दे सकती है। उसके बाद हुआ यूँ कि जब इनका एज करीब करीब 14 से 15 साल का था तो इनका शादी करा दिया गया, और शादी होने के बाद इनके पिताजी की तत्काल कुछ ही दिन के बाद मृत्यु हो गई। फिर उनके कुछ दिन के बाद इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सोचिए लगातार मतलब इनके जीवन में कितना भारी भारी दुख आ रहा था। फिर पत्नी का मृत्यु, उसके बाद ये फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। इसी के चक्कर में इनका क्या हो गया था, पढ़ाई लिखाई में लेट हो गया था, बीच में पढ़ाई छूट गया था। तो बाद में जाकर कि ये इंटर अपना तैयार किए थे। अब उसके बाद है शिक्षा का तो हो गया। अब है वृत्ति। वृत्ति मतलब होता है कि आखिर कोई भी व्यक्ति है, उसका परिवार है, तो परिवार को चलाने के लिए कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ता है। तो जो आपके गार्जियन आपके घर में काम करते हैं और उस काम के द्वारा आपका परिवार चलता है, उसको कहा जाता है वृत्ति। ठीक है ना। तो इन्होंने वृत्ति में क्या किया था, प्राइवेट ट्यूशन, यानी कि जिस तरह आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, प्राइवेट ट्यूशन है, तो ये भी ट्यूशन कराते थे। अध्यापकी मतलब टीचर रहे हैं। जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टर, ये पढ़ लिख कर बाद में क्या बन गए थे, इंस्पेक्टर बन गए थे, सब इंस्पेक्टर जिसको दरोगा बोलते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन छिड़ने पर सरकारी नौकरी छोड़ी। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें 1000 से ऊपर लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने मरवा दिया था। तो उस आंदोलन और गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के चलते इन्होंने सरकारी नौकरी क्या कर दी, छोड़ दी, अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी, और आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन में गांधी जी का साथ देने लगे। अब बात किया जाए संपादन का, तो इन्होंने मतलब क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस। इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि मर्यादा किनके द्वारा संपादित है, तो आप कहेंगे मुंशी प्रेमचंद्र। माधुरी किसके द्वारा संपादित है, तो मुंशी प्रेमचंद्र। यहीं से ऑब्जेक्टिव तैयार होते हैं। मैक्सिमम जो ऑब्जेक्टिव तैयार होता है वो आपके लेखक का परिचय से ही होता है। किताब का जो कहानी है उससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, तो वो पूछे जाते हैं आपके लेखक के परिचय से। सो इसको बड़ा ही मन से पढ़ना होगा, और ख़ास करके ऊपर वाला जो हेडिंग दिया ये तो ज़्यादा पढ़ना होता है। फिर बात कर ले प्रमुख कृतियाँ। कृतियाँ मतलब होता है कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है सेवा सदन, जैसे लिखे हैं ना पूस की रात, उसी तरह इन्होंने और भी कहानियाँ लिखी हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेम आश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान आदि मौलिक उपन्यास, लगभग 300 कहानियाँ, 300 से ऊपर इन्होंने क्या लिखा है, कहानी लिखा है, जिसमें मानसरोवर, अनेक निबंध लेख, टिप्पणियाँ आदि विविध प्रसंग में संकलित अनेक अनुवाद। बात कर ले उपन्यास की, बात कर ले कहानी की, कुछ भी कर लें, हर क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारा पुस्तक लिखा है। और मुंशी प्रेमचंद्र का बात आए और वहाँ पे पुस्तकों की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये भी माना जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है ना, वो सब की सब फेमस हुई है, कोई भी कभी फ्लॉप नहीं हुई है। और ज़्यादातर जो ये कहानी लिखते हैं, ये लिखते हैं गांव पर। हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद अब विश्व साहित्य की विभूति बन चुके हैं। मतलब जो हिंदी में हम प्रेमचंद जी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये केवल भारत में ही फेमस नहीं है, बल्कि विश्व लेवल पर ये फेमस हो चुके हैं। भारतीय स्वाधीनता के बाद, स्वाधीनता मतलब जब भारत को क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई। भारत को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को। समय के गुजरने के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई वैश्विक रूप ग्रहण कर चुकी है। मतलब इनकी जो विख्याति है, इनकी जो पहचान है, वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की सीमा के बाद यानी कि हमारे पड़ोसी देश विदेशों में भी प्रेमचंद्र की पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। प्रेमचंद्र बहुत गहरे और विशिष्ट रूप में भारतीय नवजागरण एवं राष्ट्रीय आंदोलन की उपज और अभिव्यक्ति थे।
राजनीतिक स्वाधीनता की परिणतियाँ शेष हैं और नव जागरण की समग्र चेतना का प्रसार अभी बाकी है। राजनीति के साथ साथ समाज, संस्कृति, राष्ट्रीयता और मानववाद के पैमाने पर अनेक तरह के रचनात्मक परिवर्तन प्रकट और प्रच्छन्न रूप में अभी जारी हैं और जब तक यह प्रक्रिया चल रही है, प्रेमचंद्र और उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के भविष्य के साथ भी प्रासंगिक और अर्थपूर्ण रीति से जुड़े हुए हैं। हमारा लोकतंत्र अपनी सफलता और सिद्धि के लिए उनके साहित्य को अपनी प्रेरणा और कसौटी पैमाने के रूप में ग्रहण कर सकता है। बदले हुए और बदलते हुए समय की चेतना के साथ उनका साहित्य हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक अनिवार्य पाठ है। प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के सार्थक रूपों में जोड़ने का काम किया था। उस युग के जीवन समाज की समस्याओं, पराधीनता मतलब होता है गुलामी, पराधीनता मतलब जमींदारों महाजनों, जमींदार महाजन का अर्थ होता है जिनके पास ज़्यादा ज़मीन हो या ज़्यादा पैसा हो, वे गरीब लोगों का क्या करते थे, शोषण करते थे, मतलब कि कम पैसे पे ज़्यादा काम करवाते थे। तो इसके विरोध में ये कहानियाँ लिखते थे। साथ ही साथ सरकारी अमलों द्वारा किसानों का जो शोषण होता उस पर कहानी लिखते थे। निर्धनता मतलब गरीबी, निर्धनता मतलब क्या होता है, गरीबी पर कहानी लिखते थे। अशिक्षा यानी कि अनपढ़ पे कहानी लिखते थे। अंधविश्वास का अर्थ क्या होता है, जिस पर विश्वास न किया जाए, जैसे कि भूत प्रेत, देवी देवता, ये सब पर भी ये कहानी लिखे हैं। दहेज की कुप्रथा, दहेज के बारे में तो आप लोगों को पता ही है। स्त्रियों को पराधीनता, वृद्ध विवाह समझते हैं आप लोग, मतलब कि बुढ़ापा में विवाह करना, यानी कि पहले क्या होता था ना, बूढ़ा लोग हो जाता था और उनकी पत्नी मर गई तो अपने नातिन की उम्र से लोग शादी कर लेते थे। जैसे मान लीजिए 70 साल का, 80 साल का कोई आदमी है और उसका विवाह होता था 14-15 साल की लड़की से, तो ये गलत था। इसका इन्होंने विरोध किया था कि बुढ़ऊ लोग को विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो गया शादी शुरू में, अब आपकी औरत मर गई तो आपका बुढ़ापा तक शादी कीजिएगा। उसके बाद बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था कि छोटे छोटे बच्चों का पहले 5 साल 6 साल पे शादी करा दिया जाता था। विधवा समस्या, सांप्रदायिक वैमनस्य, जाति भेद, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत, यानी ऊंच और नीच, छोट जात बड़े जाति को लेकर जो भेदभाव था, इसका विरोध इन्होंने किया। और अनगिनत मध्य वर्गीय कुंठाएँ, इन सारी परिस्थितियों और समस्याओं ने उन्हें कथा रचने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने अधीरता और बेचैनी से इन समस्याओं और जीवन के विविध पहलुओं को अपने साहित्य में चित्रित किया था। ये समस्याएं विविध रूपों में आज भी हमारे साथ हैं, इसलिए प्रेमचंद्र आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। प्रेमचंद्र का साहित्य हमारे जातीय और सामाजिक जीवन का दर्पण है। दर्पण मतलब क्या होता है, जो हमारे चेहरे को दिखलाए उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जो हमारी कमियों को दिखलाए उसे दर्पण कहते हैं। प्रेमचंद्र जी ने कहा था कि अगर हम दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं तो अगर उसमें कोई भी बदसूरती दिखाई दे, कोई कमी दिखाई दे, तो हम दर्पण नहीं तोड़ते हैं, हम शीशा नहीं तोड़ते हैं, बल्कि उस कमी को क्या करते हैं, दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हमारी बुराई कोई हमारे मुंह पर करता है तो हम उसी को तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं। जबकि वहाँ पे ये भी हम कर सकते थे कि अगर सामने वाला जो कह रहा है शायद मुझ में वो कमी हो तो उसे हम दूर कर दें, तो इससे क्या होगा कि आप सामने वाले को कुछ गलत भी नहीं बोले और आपके अंदर जो कमियां थी वो कमी क्या हो गई, दूर हो गई। तो ये बताते हैं कि प्रेमचंद्र का जो साहित्य है वो सामाजिक जीवन का क्या है, दर्पण है। वह हमारे संक्रमणशील समाज के अतः संघर्षों तथा उसकी जिजीविषा का साक्ष्य भी है। यहाँ पे एक शब्द है संक्रमणशील समाज। संक्रमणशील समाज का अर्थ होता है कि गलत विचार एक आदमी से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाना ही संक्रमणशील समाज का निर्माण करता है। जैसे कि आज के टाइम में कोरोना क्या है, एक संक्रामक बीमारी है। एक आदमी को है तो दूसरे को होगा, दूसरे को है तो तीसरे को होगा, मतलब वो पूरे कम्युनिटी में फैल जाता है, उसको संक्रमण कहते हैं। उसी तरह हमारे गलत सोच भी एक संक्रामक बीमारी होता है कि अगर हमारे मन में है तो हम आपको देंगे, आप किसी और को देंगे,
और धीरे धीरे पूरा समाज उसमें मग्न हो जाता है। जैसे कि दोस्ती यारी जब होती है तो क्या होता है कि आप किसी के बारे में कोई गलत कमेंट पास करते हैं तो आपके दोस्त लोग भी उसमें साथ देते हैं और धीरे धीरे सब कोई वही बात कह के मज़ा लेने लगता है। तो एक तरह से वो गलत बात सारे लोगों के माइंड में घूम गया और वो संक्रमित हो गए। पूरा समाज क्या हो गया? संक्रमित हो गया। प्रेमचंद्र मुख्य रूप से किसानों के लेखक हैं। क्वेश्चन आता है किसानों का लेखक किन्हें कहा जाता है? तो याद रखेंगे प्रेमचंद्र। यहाँ प्रस्तुत कहानी पूस की रात जो उनकी श्रेष्ठ कहानियों में शामिल की जाती है एक छोटे किसान की कहानी है। ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो किस चीज़ की कहानी है? एक छोटे से किसान की कहानी है। अभी उसका हम सारांश बताएंगे आप लोगों को। एक और वह व्यवस्था जिसमें रात दिन हाड़ गलाकर भी वह जाड़ों से बचने के लिए कंबल नहीं खरीद पाता। कंबल ये देख रहे हैं नीचे, यही कंबल है। तो दूसरी ओर पूस की वह कड़कड़ाटी ठंड। कड़कड़ाटी ठंड मतलब कि आदमी नहीं होता है कि कांपने लगता है, थरथराने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? कड़कड़ाटी ठंड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये व्यक्ति मोबाइल चला रहा है, आगे ताप रहा है, शायद इसी में से कोई हो जिसका प्रतिकार करने के लिए उसके पास जरूरी सुविधा और साधन नहीं। मतलब इस कहानी में लेखक ये बताते हैं कि एक किसान है जिसका नाम है हल्कू। क्या नाम है उसका? और वो बहुत मेहनत करता है और कुछ पैसे इकट्ठे करके वो सोचता है कि कंबल खरीदना है, क्योंकि वो जाड़े के दिन में उसके घर में कंबल नहीं है तो उसे बहुत जाड़ा लगती है। घर की छोड़ दीजिए, उसे रात में खेत की रखवाली करने जाना होता है तो खेत में तो और ज़्यादा ठंडा लगेगा। तो वो पैसा इकट्ठा करके क्या चाहता है? कंबल खरीदना। लेकिन एक महाजन है जिससे ये कर्जा लिया होता है, लोग कर्जा वर्जा नहीं देते हैं ब्याज पर। अब वो आ जाता है कि नहीं हमको पैसा दो, तो बेचारा मजबूरी में जो पैसा कमाया होता है वो किसको दे देता है? महाजन को दे देता है। और बिना कंबल के ही रात भर उसे खेत की क्या करनी पड़ती है? रखवाली करनी पड़ती है। इस तरह प्रकृति और मानवकृत व्यवस्था के बीच निहत्था हल्कू पूस की ठिठुरती रात में खेत की रखवाली करने के लिए खेत की मड़ैया में जबरा के साथ अपनी रात गुजारता है। यानी कि वो मजबूर होकर के अपने जबरा को लेकर चला जाता है खेत में। वहाँ पे उसका एक मड़ई है। खेत में ये क्या है? ये मड़ई देख रहे हैं आप लोग? तो खेत में एक मड़ई है और वो अपने साथ अपने जबरा को ले जाता है। जबरा एक कुत्ता है। जबरा क्या है? एक। और कल मैंने ये पिक्चर लिया था जो सीढ़ी पे कुत्ते बैठे हुए थे, देख रहे हैं ना? तो ये भी समझ लिए जबरा है। 3 गो जबरा यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन हल्कू के साथ कितने जबरा थे? मात्र 1 गो जबरा था, कुत्ता। ठंड से बचने के लिए उसके पास मुख्य जानवर उसका कुत्ता जबरा है, जिसे अपनी देह से लगाकर वह ठंड का प्रतिकार करता है। मतलब क्या होता है? कुत्तों में गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, तो कुत्ता को पकड़ के सोइएगा ना तो उससे गर्मी निकलता है। तो आप लोग भी ट्राई कभी कीजिएगा, बढ़िया सा हवा लेगा, उसके बाद पता चल जाएगा। पर यह प्रतिकार अपनी परिणतियों में क्या सचमुच प्रतिकार सिद्ध हो पाता है? तो कभी लेखक का यहाँ कहना है कि क्या इससे एक व्यक्ति का काम चल जाएगा? क्या हर व्यक्ति के पास कुत्ता रखना जरूरी है ठंडी में ताकि वो गर्मी ले सके? नीलगाय, नीलगाय देखें आप लोग? नीलगाय रात में उसकी फसल चर जाती हैं। देख लीजिए नीलगाय है, ये क्या है? ये उसकी फसल को क्या कर जाती हैं? इसी की रखवाली के लिए वो करता है, खेत की रखवाली करता है कि नीलगाय लोग इसकी फसल ना चरे। प्रेमचंद्र ने विशाल फलक पर इस कहानी की रचना की है। तो ये तो हो गया लेखक का परिचय। अब यहाँ पे डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जिनके बारे में आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, एक चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन पाठ 7, उन्होंने ही लिखा था। उन्होंने प्रेमचंद्र जी के बारे में क्या कहा है, 2-3 पंक्ति है, उसको देख लेते हैं। उनकी काफ़ी कहानियाँ ऐसी हैं जिनमें ग्रामीण कथाओं का रस और उनकी शैली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियों में जो एक ठेठपन है, पाठ के हृदय में अपनी बात को सीधे उतार देने की जो ताकत है, उन्होंने हिंदुस्तान के अक्षय ग्रामीण कथा भंडार से सीखी है। मतलब कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि प्रेमचंद्र जी ठेठ गंवार हैं। मतलब जो कुछ लिखते हैं एकदम गांव के भाषा में लिखते हैं, वो बनावटी कोई बात नहीं लिखते हैं। दूसरा बात उनके बारे में वो बोलते हैं कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ केवल मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं लिखी गई, उन सभी में कोई न कोई सुझाव, जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का हल जरूर मिलता है। यह उनकी खूबी है कि सारी बात वह ऐसा चित्र खींचकर कहते हैं कि कहानी में उपदेशकों का रुखापन नहीं आने पाता। उनके चित्र बड़े ही सजीव होते हैं, मानो घटना आंखों के सामने हो रही हो। और तीसरी बात कहते हैं
कि उनकी शैली की चित्रमयता, भाषा या असाधारण अधिकार, चरित्र चित्रण का कौशल और हर जगह व्यंग और हास्य ढूंढ लेने की क्षमता उन्हें एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है। उनकी सहृदयता और मानव प्रेम उन्हें जनता का प्रिय कलाकार बनाती है। ये टोटल बात कौन बोलते हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा उनका ये चित्र है, देख सकते हैं आप लोग। तो बस थोड़ा सा देखिए इसमें मेन क्या है, इसमें आपको मेन याद रखना है जो ऊपर लेखक का परिचय था ना, कि इनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, मूल नाम, माता पिता, ये सबसे मेन है। बाकी ये जितना नीचे दिया है इससे कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ऊपर लो मेन टॉपिक याद रखना है। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में, पूस की रात।